जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज वेडनेसडे है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में, वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में ड्राफ्ट आपका रेडी हो गया था और ये आपकी जो है ड्राफ्ट रेडी हो गया था। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था। रिसेंटली कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और अब ये वो चरण आ चुका है कि अब ये जो है पॉलिसी आपकी लागू होने वाली है। ठीक है, कुछ जगह पे सेंट्रल के केवीएस वगैरह एग्जाम में लागू हो चुकी है, पर अब ये आपकी धीरे धीरे लागू होने वाली है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी तथ्य हैं, जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है, उसके जो भी सार है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये किस किस जो है वर्ग को आपकी इफेक्ट करेगी और किस किस वर्ग को इसमें क्या फ़ायदा ढूंढना चाहिए। जैसे कि अगर अभिभावक हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए क्या है। अगर आप टीचर्स हैं, जो टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीचर्स बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, वो इसमें क्या देखें। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 10th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें क्या ढूंढें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ एजुकेशन पॉलिसी की। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी, आप जब हमारे उससे पहले जब अंग्रेज़ों का राज था उस टाइम, तो उन्हीं की एक जो पॉलिसी चल रही थी। उसके बाद सबसे पहले जो पॉलिसी आई थी वो आई थी हमें 1968 में। ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसके आधार पे हमने जो है जितनी भी हमारी एजुकेशन थी उस पीरियड में वो चलती थी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी हमें 1986 में। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 10+2 वाली जो है ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा अपडेट 1992 में किया गया था, लेकिन इसको हम एक बड़ी पॉलिसी चेंज के फॉर्म में याद नहीं रखते हैं। इसको हम बस एक याद रखते हैं कि एक अपडेट किया गया था। उसके बाद जो अब पॉलिसी आई वो आई है 2020 में। और ये पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, विस्तृत रूप से है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस किए गए हैं, वो भी हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पॉलिसी की। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी पिछड़ रहा था हमारे देश में, इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। अब ये 2020 में आई थी, ड्राफ्टिंग वगैरह होके कैबिनेट ने अब अप्रूव कर दिया है और अब शायद ये 2022 में धीरे 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 लागू होने लग जाएगी। ठीक है, 2023 तक मेरे हिसाब से कम्प्लीटली लागू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको जहाँ तक इसमें जो पॉइंट्स की बात करते हैं, अब इस पॉलिसी में जो मेन चीज़ है कि बहुत ही विस्तृत कमेटी की जो सुझाव कमेटी जो बताई थी, उसके जो अध्यक्ष थे कस्तूर रंजन साहब, ये इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी थी और इस कमेटी ने काफ़ी लेवल पे जाके, पंचायत लेवल पे जाके, यानी कि गांव-गांव से इसके सुझाव जो हैं वो एकत्रित किए हैं। मैंने खुद पर्सनली इसमें काफ़ी सारे जो सुझाव दिए थे, उसमें से कुछ सुझावों को ड्राफ्ट रिपोर्ट में रिपोर्ट में रखा भी गया है। तो काफ़ी सारे सुझाव, बहुत लोगों ने सुझाव दिए और उस सुझावों से मिलकर ये पूरी पॉलिसी बनी है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के सबसे पहले कुछ से जो आपकी पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हैं और अब तक की ये एजुकेशन के उसमें अब तक की सबसे बड़ी कमेटी और सबसे जो है विस्तृत चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है एजुकेशन में इसमें किए हैं। एक तो इसमें जो मेन पॉइंट है आपका, जो MHRD हम बोलते थे, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसको अब कर दिया है डायरेक्ट एजुकेशन। क्योंकि अब नॉर्मली क्या है कि आपका जो है यही एजुकेशन डिपार्टमेंट भी डील करता था और मेनली आपका जो है यही एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो सारा करता है, तो उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से, और जो मिनिस्टर होगा उसको एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो मिनिस्टर होगा वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा। एक इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है वो किया गया है 10+2 जो आपका था उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, डिटेल में हम फाइनल डिस्कस करेंगे। एक एक 5 का मतलब समझेंगे, डिकोड, एक को 3 आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक आपका जो इसमें क्या कर दिया है, स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। यानी कि आपका जो आप बोलते थे ना 10+2 में मैथ्स लूँ, साइंस लूँ, क्या लूँ, मैथ्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिलीट कर दिया गया है। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो है आपकी कर दिए। ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग की गई है। मैं आपको समझाऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं और किसको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये ओवरऑल 3 आपके समरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता था, 10+2 का जो आपका सिस्टम था, जो आपका हिस्टोरिकल सिस्टम है, उसमें क्या होता था कि 6 साल की उम्र में आपकी पढ़ाई जो है लगभग शुरू होती थी। यानी कि आपका जो आप फर्स्ट क्लास में आते थे, आप जो नॉर्मल आपका LKG वगैरह करके आप फर्स्ट में एंट्री करते थे। उसके बाद फर्स्ट से लेकर 12 तक आपको जो है पूरी गवर्नमेंट आप पे निगरानी करती थी। गवर्नमेंट आपको पूरा जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बोर्ड स्पेशली इसको बोलते हैं, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पूरी गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करती थी। अब अगर आप इसको काउंट करोगे, ये है आपका 5+3+4, ये हो गया है 15। तो इसका क्या मतलब है कि आप 15 जो है आपकी 15 साल तक गवर्नमेंट आपको इसको डिसाइड करेगी? नहीं,
इसमें मेनली क्या है कि 12th के बाद आपको नहीं इसमें डिसाइड किया जाएगा कि 12th के बाद तो यूनिवर्सिटी आ जाता है। पहले आपको जब आप बच्चे रहे होंगे तभी आपको जो है ये किया जाएगा कि आपका जो है ट्रैक किया जाएगा कि आपको उस वक्त क्या पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 12th के बाद से आपको एक तो जो टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें जो मुद्दा था वो मेन मुद्दा क्या था, अगर आपने जो कस्तूररंजन कमेटी था, कमेटी से जो निष्कर्ष निकल के आया वो निष्कर्ष ये निकल के आया था कि बच्चे जो हैं जब आप चाइल्डहुड स्टेज में होते हो 3 साल के 4 साल के, तब स्कूल से बहुत घबराते हैं बच्चे, स्कूल जाने से बहुत घबराते हैं, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, काफ़ी सारा वजन होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मैंने देखा था कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पे कि एक कसाई था, वो कसाई बकरे को खींच के ले जा रहा था, तो एक बच्चा वहीं से क्रॉस कर रहा था, तो बच्चा पूछा अपने पापा से कि पापा पापा वो ऐसे उसको खींच के क्यों ले जा रहा है, तो उसको कसाई बोलता है करके उसको बकरे को ले जा रहा है, वो उसको वहाँ पे काटने वाला है। तो बच्चा बोलता है अच्छा अच्छा, मेरे को तो लगा कि वो उसको स्कूल लेके जा रहा है। तो आप देखो इससे जो संदर्भ निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि उस बच्चे को स्कूल जाना कटने से ज़्यादा कठिन लगता था, मतलब इतना ज़्यादा बोझ उसके शरीर पे रहता था स्कूल जाने में, जो बच्चे स्कूल में जाने से घबराते थे। और एक सबसे बड़ा, बच्चों को क्या होता है, बच्चों को प्ले खेलना बहुत पसंद है, गली में आप खेलते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस कमेटी ने क्या सजेशन दिया कि जो खेल कूद आप जो गली में अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो वही खेल कूद आप स्कूल में करवा के, ठीक है, स्कूल में वैसे ही आपको माहौल दिया जाएगा, आप स्कूल में आके खेलो। ठीक है, स्कूल में आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, स्कूल में आके खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप खेलो, खेल के आप जो अपना काम कर सकते हो, वहाँ आराम से अपना खेलो, खेल के अपना घर जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, बच्चे में वो एक स्कूल के प्रति थोड़ा सा एक इंजॉयमेंट वाला पार्ट इंट्रोड्यूस करना है कि आप जो है आपको स्कूल में भी खेलना है, स्कूल में पढ़ाई नहीं, इस पीरियड तक आपको स्कूल में खेलना है। और ये दिल्ली वगैरह में, बैंगलोर वगैरह में तो ये जो है प्राइवेट किड्स कैसल हुआ, आपका हेलो किड्स हुआ, इस टाइप के ऑलरेडी प्री बोलते हैं जिसको प्री प्ले काइंड ऑफ ग्रुप्स स्कूल्स बोलते हैं, यहाँ पे चल रहा है सिटी में। बट ये ओवरऑल एक पॉलिसी फॉर्मेशन में नहीं था, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, जो विलेजेस में हमारे गाँव में जो स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर अब ये पॉलिसी क्योंकि लागू होगी, तो ये पॉलिसी भी उस तरीके से लागू होगी, स्कूल्स में मैंडेटरी होगा कि आपको जो है खेलने का ही रखना है कुछ टाइम तक। ठीक है, और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो ड्राइंग करो, आपको ब्लॉक से खेलना है ब्लॉक से खेलो, तो इस तरीके के जो खेल कूद के जो भी साधन होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे स्कूल में। और उससे क्या होगा, बच्चे का एक थोड़ा सा जो मेंटल होगा कि उसको स्कूल जाने की एक हैबिट बनेगी, नॉर्मल लगेगा उसको स्कूल जाना, कि वो घर से खेलने के लिए बाहर जा रहा है रोड पे, उसकी जगह पे स्कूल में जाके खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा उसका लोड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेनली जो था कमेटी ने दिखा और इसको जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, वहीं से आपका जो निकल के आया है 5+3+3 4 का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये 5+3+3+4 है, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली आपकी स्टेज है 5 की, वो उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको आपका जो 3 साल होगा, यानी कि आप जो फर्स्ट 3 ईयर्स होंगे आपके, वो आपको केवल खेलना है। ठीक है, और यहाँ पे नो एग्जाम पॉलिसी है, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा। ठीक है, पहले 3 साल तो आपको केवल खेलना है, वही जो मैंने आपको बताया, स्कूल में वो सब साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भी आपके खेलने की, जो आप अपने रोड्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम, जो भी इंडोर गेम्स, पेंटिंग, जो भी आपको पसंद है वो सब आपके लिए साधन उपलब्ध होंगे। आप आओ स्कूल में खेलो और घर जाओ, बस आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब 3 साल तक बच्चा थोड़ा सा स्कूल से हैबिचुअल हो जाएगा, तब उसको आपको 2 साल जो है रखा जाएगा किसमें, जैसे आप 2 साल उसको बोल दो, रखा जाएगा किसमें, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, ये आ रहा होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, पर यहाँ भी आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको जो भी एग्जाम कुछ नहीं है, मार्क्स कुछ नहीं है, सबको पास हो जाना है, तो आपको बस पढ़ना है और आपको जो है एग्जाम कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको टीचर्स को जो है इसी लेवल पर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो ये मैं आपको टीचर्स के लिए बता रहा था कि टीचर्स के लिए भी एग्जैक्टली जब आप स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको टीचर्स को भी उस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा। तो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा टू मेक किड्स फॉल इन लव विद द स्कूल। एंड ऑफ द डे बच्चा जो है स्कूल आने से घबराया नहीं, खुश होकर स्कूल आए, ये इस तरीके से टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, जो कि नॉर्मली ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे एडवांटेज क्या निकल के आएगा, एक जो स्कूल जाने की जो हैबिट होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि कोई एग्जाम नहीं है, तो एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को फियर भी नहीं होगा कि उसको पढ़ना है, घर पे कुछ करना है, जो भी होगा वो फर्स्ट में आएगा, साल में आएगा, उसके बाद सेकंड में चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन होगा जो उसको लव टू फॉल इन लव विद स्कूल, ये आपका मेन आपका इस पर्टिकुलर
जो होगा स्टेज का मकसद होगा। ठीक है, तो 3 साल तो आपको केवल प्योर खेलना है, यहाँ पे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट 2 ईयर्स आपका फर्स्ट एंड सेकंड होगा, जिसमें आपको एग्जाम कुछ नहीं होना है, बस स्कूल आना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत खेलना है और आपको नेक्स्ट ग्रेड में जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद आपका आता है 3 साल का, जो आपका कहता है इस स्टेज को बोलते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, ये होगी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में आपको अब थोड़ा थोड़ा सा जो है पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि पढ़ाई आपको कैसे करनी है। ठीक है, जो आपका बुक्स हो गया वो हो गया, यहाँ पे आपके थोड़े से क्या होंगे, एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेड किया जाएगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ठीक है, इसमें आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ तक सेकंड तक तो उसका कंप्लीट हो ही गया है। इस जगह पे देखोगे आप सेकंड तक तो उसने कंप्लीट कर ही लिया है। तो अब उसका यहाँ से जो स्टेज शुरू होगा वो कौन सा होगा, वो तीसरी क्लास में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे उसको पढ़ना है किसमें, तीसरी में, चौथी में और पाँचवीं में। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको स्टडी तो होगी सही, एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी यहाँ पे। जैसे कि कोई ना कोई आपको एक्टिविटी फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। थ्योरेटिकल जो है वो इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं से हटा दिया है। जो अभी तक हम पढ़ने चाह रहे थे, रटंत विद्या जो हमारी जमी हुई थी हमारे सेंसेस में कि रटना है और पढ़ना है, तो वो नहीं, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपकी जो मैथ्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अबैकस वाला हो गया, इस तरीके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके एक्टिविटी ओरिएंटेड आपको पढ़ाई किया जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी इस वाली स्टेज से आपकी पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई एज अ शब्द आपके जो है करिकुलम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो और दी है वो ये दी है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी, आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आप मदर टंग में पढ़ना है कि आपको नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना है, या इंग्लिश जिसको बोल सकते हैं। इसका एडवांटेज एक ये होता है कि इसके कहीं ना कहीं एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जब अपनी मदर टंग में बहुत कंफर्टेबल होता है, अगर वो स्टेट का है, अगर मराठी है या गुजराती है, तो अपनी उस इनिशियली जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका फिर फाउंडेशन लेवल से ही वो इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा घबराने लग जाता है। तो इसके लिए लेकिन गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान रखा है कि ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो मदर टंग ले सकते हैं, वरना आप इंग्लिश तो चूज़ कर ही सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है एजुकेशन सिस्टम में जो भी रहा हो कि इंग्लिश हमको टूटी फूटी थोड़ी थोड़ी सबको आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए या फिर रोजगार के लिए बाहर हैं, यूएस यूके में, तो इंडिया से हैं। चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि चाइना में सारी की सारी जो है पढ़ाई जो होती है वो सेल्फ चाइनीज़ जो मैंडरिन वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें होती है। तो उनको क्या इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। जो फॉरेन में अगर उनको जॉब करनी है, कुछ करनी है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना के लोग आपको ज़्यादा बाहर दिखेंगे नहीं, चाइना के लोग चाइना में ही अपना जो है रोजगार वगैरह करते हैं, वो चीज़ करते हैं। ठीक है, एनीवे ये ऑप्शनल है आपकी, इसमें जो गवर्नमेंट ने भी क्लियरली बताया कि ये ऑप्शनल है, इसमें आपको दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पढ़ाना ही है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऑप्शनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तीसरी, चौथी और पाँचवीं, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेड तक आप मदर टंग में अपना जो है, जो भी आपका करिकुलम है वो आप पढ़ा सकते हो। डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ करिकुलम में भी चेंजेस होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या वो हो, वो भी चीज़ आपको बताऊंगा आगे जाके कि वो चीज़ आपका जो है चेंज होगा। और इस पॉलिसी में एक चीज़ ये भी है कि सेंट्रलाइज बोर्ड होगा, एक सेंट्रलाइज बुक्स होंगी। तो ये जो स्टेट लेवल पर जो बोर्ड होता है डिफरेंट होता है, ये भी एक काइंड ऑफ वेरी गुड सजेशन था। इवन मेरा एक यही सजेशन था कि बोर्ड अक्रॉस द स्टेट्स सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट जब स्विच करते हैं स्टेट में तो फिर उनको दिक्कत नहीं आती। अभी क्या होता है कि कई बार स्टेट लेवल में अगर आप जो जॉब की वजह से अगर फैमिलीज़ के ट्रांसफ़र होते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है स्टेट के सिलेबस को अगर सेम नहीं है तो। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए ये भी इसमें अच्छी बात है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सिलेबस भी आपका चेंज होगा, पूरी बुक्स पैटर्न सब कुछ आपका चेंज होगा। यहाँ पे आपको जो है क्या होगा, एक ऑप्शन ये दिया जाएगा। तो अब यहाँ से आप करके फिफ्थ तक आपने पढ़ लिया, आपने प्रिपरेटरी स्टेज पास कर ली, थोड़ा बहुत एग्जाम हुआ, अब आप पहुँच जाते हो किस पे, नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि होगी आपकी क्या, मिडिल स्टेज। इस स्टेज को बोलेंगे हम क्या, मिडिल स्टेज। ठीक है, ये स्टेज होगी आपके मिडिल स्टेज। यहाँ पे आपने क्या किया है, वहाँ तक आपने फिफ्थ तक पढ़ लिया था, यहाँ पे आप एंट्री किस में करोगे, आपकी एंट्री होगी किसमें, सिक्स्थ स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ोगे सिक्स्थ से एट्थ तक। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे स्टेज होगी, सिक्स से लेके 8 तक आप यहाँ पे पढ़ोगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो एक किया गया है इंट्रोड्यूस, आपको कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज की अगर आप जनरेशन में देखो तो ये बहुत ज़रूरत है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाने लग जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से कंप्यूटर का एक जो बेसिक फंडामेंटल है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि हाँ ये कंप्यूटर होता है, इस तरीके से चलता है, प्रिंट करना, टाइप करना या इस तरीके से कुछ करना। एक जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई वो की है वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, नॉर्मली स्किल इंडिया का जो आपका प्रोग्राम है जो चल रहा है उसको जो है स्कूल लेवल से ही इंट्रोड्यूस करा दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ की है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि
कई बच्चे होते हैं जो 6th 8th क्लास में होते हैं, वो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ विलेजेस की। सिटीज़ में तो क्या होता है, ये स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरीके के प्रोग्राम्स लेवल पे चलाते ही रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप की जो चीज़ होती है वो मिसिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है 8वीं क्लास में, उसको सिलाई में शौक है, या उसको कटिंग करना पसंद है, या उसको बढ़ई का काम पसंद है, कारपेंट्री का काम पसंद है, तो वो वहाँ पे उस तरीके के ऑप्शन को दिया जाएगा और उसको उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे चल के वो एक अपनी स्किल उसकी भी लेकर स्किल भी आपकी बढ़ा सकता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इस वक्त क्या होता है कि किसी भी जो बच्चा होता है, क्या होगा, उसको टेंशन नहीं होती है। नॉर्मल स्किल इंडिया प्रोग्राम में क्या होगा, जितने भी जाएंगे वो सब क्या जाएंगे, एक रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो उनको बहुत टेंशन देती है, सीखना है, करना है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सीखना है, इस वक्त आपको टेंशन नहीं है, बस आपको आसानी से आप सीख सकते हो। क्योंकि एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे कि आप बिल्कुल एक वाइट बोर्ड की तरह होते हो, जिस भी वाइट बोर्ड पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी वो बहुत क्लीन दिखेगी और बहुत ही आपको नीटली प्रेजेंटेड होगी। ठीक है। तो ये इसका बहुत एडवांटेज हो जाता है इस इन लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग देना, कि बच्चा सीखता है, सीखने की उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, और क्योंकि उसको जॉब से लिंक नहीं करना है, तो उसके एक प्रेशर भी नहीं होता है मेंटली। ठीक है। यहाँ से आपको क्या होगा, इसके और इसके मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है। इसके आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपका जो होगा ये ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, SUPW सब्जेक्ट्स जो होते थे, हमने जब पढ़े थे 10th 9th 10th में, तो उनके कुछ मार्क्स नहीं होते थे, आपकी परसेंटेज में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, तो एक आपका एक मोटिवेशन भी नहीं आता था उसमें कुछ करने का। तो अगर मार्क्स ऐड होंगे तो यहाँ पे एक मोटिवेशन आएगा, आपकी परसेंटेज में बकायदा फाइनल परसेंटेज में ये ऐड होंगे। एक इसमें जो किया गया इंट्रोड्यूस, वो किया गया आपकी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। आप एक इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जो आपके संविधान के हिसाब से जो भी आपकी 25-30 भाषाएं संविधान में लिखी हुई हैं, जैसे कि जिनका स्क्रिप्टेड है आपकी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है वो आप इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। यानी कि एक भारतीय भाषा को आप चूज़ करके इसे पढ़ सकते हो। वो कुछ भी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तरीके से अक्रॉस जो हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया कल्चर की, वो आपको कहीं ना कहीं हर स्टेट में अगर आप दूसरी लैंग्वेज चूज़ करते हो डिफरेंट स्टेट की, तो आपको एक डाइवर्सिटी को अचीव करने का वहाँ पे एक फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमका मिडिल स्टेज। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपकी 3 पॉइंट्स है, इंडियन लैंग्वेज, एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक कंप्यूटर, जो आपको यहाँ से आपको कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा आपके उसमें। तो इससे क्या होगा, आपको वो जो फियर होता है आगे जाके कंप्यूटर को फेस करने का, वो फियर यहीं से ही आपका हट जाएगा। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती है आपकी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। ये जो बोली जाएगी, ये बहुत, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, और ये जो है इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो प्रॉब्लम शायद हमने हमारी पढ़ाई के टाइम पे फेस की और हम अचीव नहीं कर पाए, वो आप यहाँ पे इजीली इस पॉलिसी के थ्रू अचीव कर लोगे। अब आपने 8th तक की पढ़ाई तो यहाँ पे पूरी कर ही ली थी। ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री किस में करोगे, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी 9th क्लास में। ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी 9th क्लास में, और आप यहाँ कहाँ तक पढ़ोगे, 12th तक पढ़ोगे। ठीक है। इसमें जो एडिट की गई हैं वो की गई। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या कर दिया है, एग्जाम्स जो हैं आपके, नॉर्मली एग्जाम्स आपके ईयरली होते हैं, आपके इसमें सेमेस्टर लेवल पे एग्जाम होंगे। यानी कि जैसे आप लोग कॉलेज में जो चलता है ना, तो नॉर्मली क्या होता था कि गाँवों में, विलेजेस में जो हमारे स्कूल्स होते हैं, लास्ट में एग्जाम होता था, तो पढ़ाई, हमारी एक्चुअल पढ़ाई जनवरी फरवरी से स्टार्ट होती थी। तो अब अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, तो हम जो पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अर्ली, हर आधे साल में थोड़े से मोटिवेटेड होंगे, तो आपका जो लर्निंग साइकिल होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले क्या था, लर्निंग साइकिल 8-9 महीने के बाद ही शुरू होता था, अब आपका लर्निंग साइकिल थोड़ा सा प्रीपोन्ड हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छी जो चीज़ कही है, मल्टीपल सब्जेक्ट आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रीम का कोई अब कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साइंस से 10th कर रहा हूँ या मैं मैथ से 10th कर रहा हूँ। मेरे इसमें क्या हो जाएगा, मैं एक अपना खुद का बास्केट बना सकता हूँ कि अगर मैं एज ए पर्सन, स्टूडेंट, मुझे मैथ पसंद है तो मैं एक मैथ ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे अकाउंटेंट पसंद है तो मैं कॉमर्स से एक अकाउंट भी उठा सकता हूँ। और उसके बाद मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस में है तो मैं पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, जो भी मेरा सब्जेक्ट है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है, वो भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या है, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करके अपनी जो है 10th या 10th 11th 12th कंप्लीट, 9th 11th 12th आपकी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें ऐड माना जाएगा। और एक आपका जो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है। आप फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये ज़रूरी होता है, फॉरेन लैंग्वेज आपको कई बार क्या होता है कि आप रोज़गार के लिए या आगे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन में जाते हो, तो अच्छी बात है कि आप कोई भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, इस तरह की कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एक जो इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो किया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि
अब हमारे जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जेई वगैरह के, कैट वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें जो आपका रीजनिंग वगैरह आता है ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लेवल पे आता है। लेकिन हमको क्या होता है, कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं 12th के बाद या फिर 12th के साथ कोचिंग पे। तो अब स्कूल्स में ही क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, सीटेट ने ऑलरेडी ही जो अपना 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अपने नोटिफिकेशन में क्लियर ये कहा था कि एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे आर गोना इंट्रोड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके डायरेक्ट थ्योरी बेस नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। तो उस क्रिटिकल थिंकिंग को एज ए कोर्स आपको जो है स्कूल्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पे इस संबंध में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत अच्छी चीज़ की गई है। एक तो सेमेस्टर लेवल एग्जाम कर दिया है, मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। स्ट्रीम का इसमें अब क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया है, मैंने क्या लिया, आपको बोलना है कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किए हैं मेरी इस सेकेंडरी स्टेज के लिए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई यहाँ की, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ग्रेजुएशन की। देखो ग्रेजुएशन में क्या होता है, मेनली आपको अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में आपको पहले जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का जो अभी तक का नोटेशन था वो क्या था, हम बोलते थे अगर आपने साइंस से किए तो उसको बोल देते थे हम बीएससी, अगर आपने आर्ट्स से किए तो बीए, और कॉमर्स से किए तो हम बोलते थे बीकॉम। इन सब का क्या हो रहा है, छुट्टी हो रही है। ऐसा कुछ भी अब नहीं होगा, ठीक है। अब जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो नया कॉन्सेप्ट आपको केवल कहलाएगा ग्रेजुएट। आप क्या हो, ग्रेजुएट हो। आप ऐसा नहीं कहोगे कि आप बैचलर ऑफ साइंस हो या बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, बस आप क्या हो, ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएशन को जो सभी तरह की ग्रेजुएशन, क्योंकि अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बीएससी आपको कर दिया है क्या, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन को कर दिया गया, ठीक है। 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी और आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे ग्रेजुएट, ठीक है। आपको बस क्या कहलाओगे, आप ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है। आपको डिग्री मिलेगी जो ग्रेजुएट की मिलेगी। अब डिग्री में भी इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी चीज़ कर दी है कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल एंट्री इन मल्टीपल एग्जिट। अब क्या कर दिया है, जैसे आप पहला साल कंप्लीट कर लेते हो अपना ग्रेजुएशन में, आपने एडमिशन लिया तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। आपको क्या मिलेगा, मैं जी से यहाँ पे कर रहा हूँ इसको मेंशन, ग्रेजुएशन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि आपने अगर 1 साल कंप्लीट किया है तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आपने ये छोड़ दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपना सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हो। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसी ग्रेजुएशन में जब आपने लिया है, तो तब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी डिग्री हो जाएगी और ये आपकी जो है वैलिड होगी। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी कॉम्पिटिशन में एग्जाम देते हो, ये आपकी यहाँ पे वैलिड होगी, ठीक है। ये आपका जो है जॉब के लिए और इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये केवल आप बोल सकते हो अपने स्किल के लिए। एक आपका ये मल्टीपल एंट्री के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसका काम से उसको कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हो कंप्लीट, जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिसाइड किया है, तो आपको जो मिलता है वो मिलता है ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है। रिसर्च यानी कि ये जो होगा लास्ट ईयर, ये आपका क्या होगा, रिसर्च का पार्ट होगा। यानी कि आपको डिग्री मिलने के बाद 1 साल जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को आपने लेके की है, उस पर थीसिस या इस टाइप का कुछ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपको जो 4 साल का मिलेगा वो कंप्लीट क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च। और ऑब्वियसली ये तो आपका वैलिड होगा इसी जॉब वगैरह के लिए। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपको 3 साल की डिग्री तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 1 साल और अतिरिक्त पढ़ लेते हो तो आपको ग्रेजुएट रिसर्च का मिलेगा। अब ये करने का मेन कारण क्या था, री एंट्री। इसका मेन कारण जो है री एंट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रीजन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई 1 साल कंप्लीट करता हूँ या 2 साल कंप्लीट करता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अब क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर मैं आज से इस डिप्लोमा को लेके अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा या किसी कंपटीशन में अप्लाई करूँगा तो मैं एलिजिबल नहीं हूँगा, क्योंकि इसमें क्लियरली है कि आपको उस एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम आपको डिग्री तो होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी 5 साल बाद 6 साल बाद आप फिर से फाइनेंशियल अगर कैपेबल होते हो और आप चाहते हो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, तो पहले की जो आज का जो प्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या था कि आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन री एंट्री में ऑप्शन ये है कि आपने अगर 2 साल बाद छोड़ा है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, 3rd ईयर से शुरू कर सकते हो। तो फिर आप 3rd ईयर कंप्लीट करो अपना, 1 साल में डिग्री लो और फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चाहो तो आप 4th ईयर रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने 2 साल वहाँ पे किया है वो आपका काम आएगा। नहीं, डिप्लोमा तो आपके पास होगा ही सी, उस डिप्लोमा को आप डायरेक्टली डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट 1 साल की पढ़ाई कंटिन्यू करके, ठीक है। तो ये
बहुत अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने डिग्री नहीं की तो आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी। अब आपको हर साल की पढ़ाई की वैल्यू मिल रही है। आपने 1 साल पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 किए तो डिप्लोमा, 3 तो डिग्री, 4 तो रिसर्च। ये बहुत ही अच्छी जो है पहल है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है इंट्रोड्यूस आपको की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में बस जो चेंजेस हैं वो मेनली आपको, एक तो आपकी जो एमफिल की डिग्री थी हुआ करती थी, एमफिल की डिग्री को टोटली हटा दिया है। अब एमफिल की डिग्री आपको नहीं मिला करेगी। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, एमए, एमएससी, एमकॉम का कॉन्सेप्ट आप हटा दिया है। बस आपको क्या कहा जाएगा, आपको किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट कितने का होगा, जो आपको कहा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, आपको सिंपली कहा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएटेड। और आपका ये कितने का होगा, 3 साल का होगा या फिर कितने का होगा, आपका 2 साल का होगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्या की है, अगर इन्होंने कहा है कि अगर आपने 4 साल का रिसर्च किया हुआ है, अगर अपना ग्रेजुएशन करते वक्त आपने 4 साल कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप 2 साल वाला कंप्लीट करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 3 में छोड़ दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 3 साल वाला करना पड़ेगा, तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा। तो एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो आपको टोटल क्या करना पड़ता था, आपको 5 साल तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक चीज़ आपको यहाँ पे कर दी है कि आपको आपका जो ग्रेजुएशन के लिए आपको 5 साल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करनी है तो। ठीक है, तो पीएचडी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पीएचडी आपका नॉर्मल सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए। आपका जो मेन है एमफिल की डिग्री जो है उसको हटा दी है। ठीक है, और इसको करने के लिए आपके पास ये है कि यहाँ पे आपका मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, 3 साल का ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी हो जाएगी उसके लिए। जैसे जॉब के लिए एलिजिबल है तो एक पीजी में एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, आपको पहले अपना 1 साल का ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस कैसा होगा, इसमें कितनी क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली, क्योंकि अब पूरा आपका जो है सिलेबस स्ट्रक्चर चेंज होगा। मैंने आपको कहा था कि सेंट्रलाइज बोर्ड भी इसके लिए बनेगा, जहाँ पे आपका जो है एटलीस्ट 12th तक, प्री ग्रेजुएशन तक आपका अक्रॉस द स्टेट्स जो है सिमिलर बोर्ड, सिमिलर बुक्स, सिमिलर चलेगा। हो सकता है एनसीईआरटी ही चले और एनसीईआरटी को अपडेट कर दिया जाए उस लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिलेबस के लिए, बट ये जो कॉन्सेप्ट है बास्केट का, ये सब चीज़ आपका जो है वैलिड होगी। ठीक है, तो एक इसमें जो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, पॉजिटिव्स ओवरऑल जो आपके हैं इसके, वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसको क्या किया गया है, अभी तक जो हमारे बजट है उसका 3% जीडीपी का आपका इसमें होता था, अब क्या कर दिया है इसको, जीडीपी का इसमें 6% का एटलीस्ट प्रॉमिस किया गया है कि 6% आपका एजुकेशन पे किया जाएगा, जो कि लगभग डबल है प्रीवियसली से, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वहीं से आपका फाउंडेशन क्रिएट होता है, वहीं से आपके रिसोर्सेज, आपकी जो है इकोनॉमी, एवरीथिंग को वो लोग जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। देखते हैं इसकी जब फाइनल बजट डिटेल्स आएंगी तो कितना इसमें एलोकेट कर पाते हैं और कितना खर्च कर पाते हैं, बट प्रावधान ये है कि 6% आपका जीडीपी का खर्च होना चाहिए। जीडीपी क्या है ये मैं आपको अगर कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसके लिए इकोनॉमिक का टॉपिक है, लेकिन जीडीपी का 6% आपको खर्च करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसमें लिया है वो लिया है स्कूल फ़ी को। नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्कूल फ़ी को लेके बहुत सारे जो ऐसे स्कूल होते हैं जिनकी मनमानी एक फ़ीस होती है, तो एटलीस्ट एक कैप लगा दिया जाएगा, मैक्स जो भी होगा वो आपका फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, मैक्स को फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे कोई कम लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली ऐसा कोई लेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैक्स को फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप स्कूल कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना के आप जो फीस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने लग जाओ, तो मैक्स जो फीस होगी उसको कैप कर दिया जाएगा। ठीक है, एक अच्छी बात जो वोकेशनल ट्रेनिंग मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छी चीज़ है जो है वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ से ही जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो काम होता है, जो रीज़न होती है ना, वो एक इंट्रोड्यूस की जाएगी। दिल्ली में इस तरीके का जो है एक्सपेरिमेंट किया भी जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है, आपको जो है इस लेवल पर ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक जो रिजल्ट को लेके आपका जो किया गया है वो ये किया गया है कि जो रिजल्ट आपके जितने भी होंगे एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें मार्क्स होंगे, रिजल्ट होंगे, उसमें क्या गया आपको, एक तो आपको जो है कौन आपको प्रेस करेगा, एक तो आपको खुद आप अपना जो है मार्क्स आपको एक तो टीचर देंगे, जो भी आपको टीचर देंगे। ठीक है, 1% ये रखा गया, आप सेल्फ भी आपको बताओ कि आप कहाँ अपने आप को एसेस करते हो। इससे क्या होगा, आपको डिसीजन कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि आपको अपना कितना आप अपने आप को मानते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, आप कितने पानी में हो। ठीक है, आप कितने अपने आप को समझते हो।
तो उसमें आप जब सेल्फ असेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, आप खुद एक डिसीजन ले पाओगे कि मेरे को कितना आता है, 10 में से 4 आता है, 10 में से 5 आता है, ये आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, ये एक मार्किंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस पॉलिसी में, जो कि भी अप्लाई होगा अक्रॉस द क्लासेस। एक जो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो किया गया है कि आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो भी आपको जो है इसमें मार्क्स देंगे। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज क्या होगा कि आपको शुरू से ही एक अपने दोस्तों के साथ एक रिलेशनशिप बनाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको मार्क्स देने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं सरकार का मुझे लगता है यहाँ पे एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपको शुरू से ही एक रिलेशनशिप को समझने में, एक दोस्त को समझने में, निभाने में, अच्छे संबंध बनाने रखने में आपको, तो आपके उससे आपके पर्सनल नेचर पे बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपका स्वभाव अच्छा होगा, फ्रेंडली आपकी नेचर बनेगी, और वो बहुत ज़रूरी होती है। आप जब आगे बढ़ते हो ना उसमें, तो आपको फ्रेंडली नेचर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इतनी सारी जो स्ट्रेस होती हैं अवेलेबल आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को कवर कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस तरीके का एक, अगर फ्रेंड्स आपको करते हैं असिस्ट करते हैं, तो आपको एक उनसे रिलेशनशिप बनाने में एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इनसे रिलेशनशिप अच्छा बना के रखूं, क्योंकि ये मेरे को मार्क्स देने वाले हैं। और यस, टीचर तो ऑब्वियसली आपका होगा ही कुछ परसेंटेज, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको 100 में उसका क्या 100 मार्क्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, 100 में से अगर आपको एसेस किया जा रहा है, तो इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आप सेल्फ कितना दे सकते हो। ये निटी-ग्रिटी फिर देखेंगे जब फाइनल आएगा। तो पर ये है कि इस तरह के 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, जिसमें 3 एक्चुअली सेल्फ, फ्रेंड्स और टीचर जो आपको एसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छा जो FDI जिसको बोलते हैं, जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आपको कहा गया है कि आपको जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ आके अपनी ब्रांच खोल सकती है। जैसे ऑक्सफोर्ड चाहे तो अपनी ब्रांच खोल सकती है, स्टैनफोर्ड चाहे तो अपनी ब्रांच यहाँ पे खोल सकती है। अब इसमें क्या था, ये डिसीजन वैसे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसी में ले लिया गया था, लेकिन वहाँ पे क्या किया था, आपको एक सिक्योरिटी मनी एक इंट्रोड्यूस कर दी थी, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा था कि आप जो है 50 करोड़ या ऐसा कुछ, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, ऐसा सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग ए इंस्टीट्यूशन। अब उससे क्या था, थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता था, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पॉलिसी में हटा दिया। उनको बोला ठीक है, हम कुछ नहीं है, आपको जाके अपना यूनिवर्सिटी आके ब्रांच अपनी खोल सकती है। इससे एडवांटेज क्या होगा, इससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपको जो एजुकेशन सेक्टर में कंपटीशन आ जाएगा, हमारे जो यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको भी अच्छा करने का कुछ मोटिवेशन होगा, क्योंकि कंपीट करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, तो हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी जो है क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, एक जो आपको इसमें किया गया है वो मेनली किया गया है डिपार्टमेंट वाइज। अब नॉर्मली क्या होता था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, वही आपका कहीं ना कहीं चीज़ों को करता था। तो अब 4 अलग अलग डिपार्टमेंट एजुकेशन, विद इन एजुकेशन में आपको बनाए जाएंगे, जिसमें से आपका एक डिपार्टमेंट होगा, वो आपका क्या करेगा, सिलेबस वगैरह डिसाइड करेगा। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस सिलेबस बनाना है, NCERT का बुक क्या देनी है, वो सब देनी है। एक आपका फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, जो आपका सैलरी वगैरह, जो भी आपके टीचर्स की सैलरी होती है कितनी देनी है, स्कॉलरशिप हो गया, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कितनी देनी है, स्टाइफंड वगैरह जो मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में, ये पूरा डिपार्टमेंट होगा जो फिनेंस वाला ये वाला पार्ट देखेगा। ठीक है, एक आपका डिपार्टमेंट होगा जो रेगुलेशन वाला डिपार्टमेंट होगा, ये आपका मेक श्योर करेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं अक्रॉस द स्टेट। कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेगुलेटरी होगी, वो जो चेक करती रहेगी कि आपको जो भी पॉलिसीज़ हैं वो मेंटेनेबल हैं कि नहीं है। और एक आपका जो होगा रिजल्ट का डिपार्टमेंट होगा, ये आपका क्या होगा, सारे जो भी एग्जाम्स होंगे अक्रॉस द थिंग, उनका रिजल्ट के बारे में, वो ऑब्वियसली ये सेंट्रलाइज नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इनके जो हैं ऑफिसेज होंगे वो होंगे, लेकिन एक डिपार्टमेंट होगा, एक ही चेन होगी जो इस पूरे रिजल्ट वाले सेक्शन को करेगी अक्रॉस द क्लासेज, अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, अक्रॉस द एवरीथिंग। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि एक चैनलाइज होगा, सारा का सारा जो ऑप्शन है वो आपके चैनलाइज होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो टीचर्स के लिए आता है कि टीचर्स के लिए एक सेंट्रलाइज, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा एक बार और डिटेल आएगी तो देखेंगे, लेकिन एक है कि टीचर्स के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या होता है कि कई टीचर्स जो होते हैं उनको नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं, और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन बनाया जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि टीचर्स को जो है अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तभी वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएंगे। तो टीचर ट्रेनिंग को लेके इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। वैसे टीचर्स को लेके स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम्स को लेके टीचर्स के लिए क्या इसमें गुड होने वाला है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा जनरिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। टीचर्स के लिए क्या इसमें है स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह को लेके,
और आपके कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं अक्रॉस द ग्लोब, जैसे बीएड वगैरह को लेके काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, वो सब के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि देखो, मैंने आपको, अगर आप पढ़ते भी हो साइकोलॉजी वाले सिस्टम में, एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ते हैं हम कि अगर स्टूडेंट, एक बच्चा अगर फेल होता है एग्जाम में, तो वो अपनी गलती से फेल हुए हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है जो पूरा सिस्टम फेल हुआ है, यानी कि टीचर ने उसको ढंग से नहीं पढ़ाया, या टीचर उसको ढंग से नहीं पढ़ाया क्योंकि टीचर को ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिली, और टीचर को ढंग से ट्रेनिंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिसने उसको ट्रेनिंग के लगाया था वो खुद अच्छे ट्रेनर नहीं थे, तो पूरा सिस्टम आपका वहाँ पे फेल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छी से अच्छी बात यह है कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजीली समझा देते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत ही, चाहे वो कितनी भी टफ हो, उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो वो उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसमें इंप्रूव की जाएंगी। ठीक है, सेंट्रलाइज सिलेबस होगा, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, सेंट्रलाइज सिलेबस होगा। वैसे कई लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ये थोड़ा सा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो संविधान है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी यूनियन की एक लिस्ट है, स्टेट की एक लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जो भी टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप कानून बना सकते हो, और एजुकेशन डेफिनेटली कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन उसमें क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है कि यूनियन का जो कानून होगा वो सार पे लागू होगा। तो सेंट्रलाइज सिलेबस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं किसी कारण की वजह से, तो उनको जब बोर्ड चेंज होता है तो बहुत दिक्कत आती है। स्पेसिफिकली स्कूल जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उसकी बहुत दिक्कत आती है। इसलिए राज्यों को इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनियन का कानून है, और यूनियन जो कानून बनाती है, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट में से बनाए, उसके कानून को संविधान के हिसाब से ज़्यादा मान्यता मिलती है। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर को दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन जो है हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, या फिर कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको या तो कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टीचिंग वाला, टीचर्स के लिए क्या है स्पेसिफिक, उसमें मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, कंटेंट आपको पसंद आया तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो को पूरा देखा है तो मेरे एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी आपके सजेशन हो, कमेंट हो, मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो यही आज हम इस पॉइंट में डिस्कस करना चाहते थे। होप आपको ये बात समझ में आएगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर करना, ताकि अगर इस इन्फॉर्मेशन से उनको कुछ फ़ायदा मिलता है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से वेडनेसडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।